हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे डिक्टेटरशिप जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, उसकी क्या फीचर्स एडवांटेज होते हैं और क्या उसकी डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस होती है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं डिक्टेटरशिप है क्या एक गवर्नमेंट, मतलब इसको डेफिनेशन क्या है इसकी। तो कहा गया कि एक डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैव एब्सोल्यूट पावर। बस डेफिनेशन खत्म हो गई। यानी कि डिक्टेटरशिप एक इस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे या तो एक सिंगल बंदा रूल करेगा भाई, या कुछ एक बंदे, सिर्फ थोड़े से बंदे मिलके पूरी अपनी कंट्री के ऊपर या पर्टिकुलर एक एरिया पे रूल करेंगे। यानी कि वहां पे लोगों के पास राइट नहीं होगा, लोगों के पास ऐसा कुछ राइट नहीं होगा कि वो वोट डाले, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करे और फिर वो बॉडी हो जो इलेक्टेड बॉडी हो वो रूल करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। और यहां पे कहते मेक डिसीजन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। और ये जो बंदे हैं जो डिसीजन लेंगे, जो यहां पे डिक्टेटर के तौर पे थोड़े से जो लोग हैं या एक बंदा है वो डिसीजन लेंगे, वो बिना कोई कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशन के लेंगे। मतलब इनके ऊपर इनकी जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम है, इनके ऊपर कोई रूल ऑफ लॉ, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है। यानी कि रूल ऑफ लॉ से बड़े ये होते हैं यहां पे ना। तो आप कहते कुछ एक कंट्रीज के एग्जांपल दिए हुए हैं, कुछ एक जगह के कि जहां पे डिक्टेटरशिप का रूल कहां कहां रहा है। तो आप इनको आंखों से निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो पढ़ो। कुछ एक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे MGSU वगैरह है, वहां पे खाली आपको क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो वहां पे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आंखों से निकाल लो, निकाल लेते हैं। देखो, मॉडर्न डिक्टेटरशिप बिटवीन 1919 से लेकर 1939 तक जो रहा वो कहते काफी बड़ा रिएक्शन रहा था डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। कुछ एक कंट्री थी जहां पे डिक्टेटरशिप आई थी, जैसे टर्की के अंदर कमल पाशा नाम के बंदे थे, उन्होंने डिक्टेटरशिप होल्ड करी और 1921 से लेकर 1938 तक, जब तक उनकी डेथ हुई तब तक वो डिक्टेटर के तौर पे रूल उन्होंने करा। इसके अलावा मुसोलिनी जो थे उन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करके इटली के अंदर उन्होंने रूल करा। इसके अलावा स्पेन के अंदर भी ये डिक्टेटरशिप का रूल रहा। इसके अलावा पुर्तगाल के अंदर रहा, यूगोस्लोविया के अंदर रहा। ये कुछ एक कंट्रीज है जहां पे काफी टाइम तक डिक्टेटरशिप रही, यानी कि किसी एक बंदे ने या कुछ एक बंदों ने रूल करा। ठीक है। ऐसे ही जर्मनी के अंदर भी एग्जांपल दिया हुआ है हिटलर का। अब आगे बात करते हैं व्हाट आर इट्स फीचर्स, यानी कि इसके फीचर्स क्या है, या क्वेश्चन में आए कि इसकी एडवांटेज क्या है। एक ही बात होती है। वैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको स्मार्ट वर्क करना हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम कम है, तो आप ऐसे करो, डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप में से कोई एक पढ़ लो। मतलब एक के फीचर्स और जो डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है, वो दोनों पढ़ लो। तो जैसे मान लो डेमोक्रेसी के आपने डिसएडवांटेज पढ़ी है ना, जो लिमिटेशन पढ़ी है ना, वो कुछ एक्सटेंट तक आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे किसमें, डिक्टेटरशिप में। यानी कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कोई एक टॉपिक पढ़ के उसके जो डिसएडवांटेज है वो दूसरे वाले के क्या बन जाएंगे, फीचर्स। कुछ हद तक लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। तो ये आपको एक स्मार्ट वर्क, जब आपके पास टाइम कम हो तो आप ऐसे भी तैयारी कर सकते हो। खैर, अपने इसमें अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला रूल ऑफ द पर्सन और स्मॉल ग्रुप लेड बाय वन पर्सन, यानी कि सिंपल सी बात है। पहला फीचर्स तो ये है, या तो इन पे रूल होगा वो एक सिंगल बंदे द्वारा होगा, या थोड़े से कुछ एक लोगों के द्वारा रूल करा जाएगा और उन्हीं के हाथों में एब्सोल्यूट पावर होगी, यानी कि उन्हीं के हाथों में सारी अथॉरिटी होगी, उनसे ऊपर कुछ नहीं होगा भाई। दूसरा है इसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इसमें फास्ट होती है। जी हां, इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एज कंपैरेटिव टू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, भी फास्ट होती है। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन लेने के लिए आपको पता है पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग बुलाई जाएगी। ठीक है, दोनों हाउसेस की मीटिंग होगी, बिल पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर उनके ऊपर वो असेंट देंगे, तब जाके वो कोई जो चीज़ है, वो बिल है, वो एक लॉ बनेगा या डिसीजन उस पर लिया जाएगा। जबकि डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है भाई। एक ही बंदे के हाथ में पावर है तो भाई वो दूसरे से क्यों पूछेगा, बाकियों से क्यों उसे पूछने की जरूरत है, क्यों डिस्कशन करने की जरूरत है। तो यहाँ पे डिसीजन काफी फास्ट लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे लगता है ना कि डिसीजन फास्ट इंप्लीमेंट करना तो बड़ा आसान है, जबकि डेमोक्रेसी में टाइम लगता है। तो अब देखो, इसकी ये मेरिट है और डेमोक्रेसी की डीमेरिट है। तो आप किसी एक को भी ढंग से अगर पढ़ लोगे ना, तो आप अपने स्मार्ट वर्क यूज करके, अपने दिमाग का यूज करके दूसरे को अपने आप याद कर सकते हो। दूसरा, एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। अपनों ने जब डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा तो उसकी लिमिटेशन के अंदर पढ़ा कि वहां पे जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो एफिशिएंटली नहीं हो पाती। कैसे कि भाई कई बार तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे द्वारा चूज किए गए कैंडिडेट है वो ऐसे भी आ जाते हैं जो प्रॉपर उस काम के अंदर क्या नहीं होते, एक्सपर्ट नहीं होते। और उसके अलावा भी एफिशिएंटली इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता, वो थोड़ा सा लेट हो जाता है, फिर उसमें प्रोटेस्ट होते हैं। तो जितना अपने एफिशिएंटली इफेक्टिवली उसको लागू करना चाहिए वो हो नहीं पाता, जबकि यहाँ पे हो जाता है। कैसे कि डिक्टेटरशिप कैन प्रोवाइड अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे पहली बात तो यहां पे स्टेबिलिटी रहती है। सिंपल सी बात है कि इनको लगता है कि लंबे टाइम के लिए कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो कर सकता है, जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, क्योंकि आने वाले 5 साल के बाद में गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। तो यहां पे स्टेबिलिटी रहती है ऑर्डर के अंदर।
और एज द रूलर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड कैन मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि यहां पे सिंपल सी बात है क्या कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कौन कर देता है? रूलर। अच्छा, मैंने अभी आपको ये पॉइंट स्टेबिलिटी और ऑर्डर वाला पढ़ा दिया, सॉरी उससे ऊपर वाला पॉइंट रह गया अभी। एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग में क्या पढ़ रहे थे अपने कि डिक्टेटर कैन, यहां पे कार लिखा गया है सॉरी, कैन मेक डिसीजन क्विकली विदाउट नीडिंग टू कंसल्ट अदर। यहां पे सिंपल सी बात है, बिना किसी से कंसल्ट किए हुए क्विकली डिसीजन ले सकता है, विच कैन बी बेनिफिशियल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस और इमरजेंसी। और वो कब काम आता है? जब देश के अंदर कोई क्राइसिस हो, चाहे वो फाइनेंशियली क्राइसिस हो, चाहे वो वॉर वगैरह हो, कोई भी हो, तो वहां पे एफिशिएंट के साथ काम करा जा सकता है। मतलब एफिशिएंटली काम कैसा हो जाएगा कि टाइम के ऊपर काम हो जाएगा। जबकि डेमोक्रेसी में एफिशिएंटली काम क्यों नहीं होता? क्योंकि टाइम के ऊपर काम नहीं होता, डिस्कशन होता है, डिबेट होगी, और लागू कर भी दिया तो जनता फिर प्रोटेस्ट भी कर सकती है। तो ये उसकी कमी है। तो आई होप आपको यहां तक तीनों पॉइंट समझ में आ गए हो कि फिर भी कोई गलती रही हो तो दिल से क्षमा चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी कहा जाता है कि काफी एक्सटेंट तक हमें देखने को मिलता है कि जो कंट्री डिक्टेटरशिप है वो डेवलपमेंट फास्ट करती है। किसके कंपैरेटिवली भाई? डेमोक्रेसी के कंपैरेटिवली। क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर कोई भी पॉलिसी आपको, कोई भी रूल आपको लागू करना है ना, तो 100 बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का डेवलपमेंट तो हो, लेकिन उसमें कुछ एक चंद लोगों का नुकसान भी हो सकता है। तो जहां नुकसान होगा वहां प्रोटेस्ट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, डिबेट होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो काम रुक जाएगा, धरना होगा, बंद होगा। जबकि डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। अगर उसने डिसाइड कर लिया कि भाई ये काम करना है, इससे बहुत सारे लोगों का फायदा होगा, कुछ एक का नुकसान होगा, लेकिन देश का डेवलपमेंट होगा, तो वो इंप्लीमेंट कर देगा। तो ये इसकी एक खास बात है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। देख सकते हो कि सम डिक्टेटरशिप हैव अचीव्ड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज द रूलर कैन इंप्लीमेंट पॉलिसीज विदाउट अपोजिशन। क्योंकि यहां पे अपोजिशन नहीं होती, बिना अपोजिशन के कोई भी रूल, कोई भी पॉलिसी यहां पे डिक्टेटर इजीली इंप्लीमेंट अपनी कंट्री के अंदर कर सकता है। ये तो इसकी देख ली अपनों ने खास बातें। अब जब इसकी इतनी खास बातें हैं तो फिर पूरी दुनिया इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं यहां पे लोगों के पास राइट नहीं होते, कहीं ना कहीं लोगों के पास फ्रीडम नहीं होती, कहीं ना कहीं यहां पे इलेक्शन नहीं होता, कहीं ना कहीं यहां पर सिंपल सी बात है कि लोगों की चॉइस को, गोल को, एस्पिरेशन को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो वो इसकी कमियां होगी। तो अब वो इसकी कमियां को डिस्कशन कर लेते हैं, चाहे वो लिमिटेशन बोलो, चाहे उसको डिसएडवांटेज बोलो, बात एक ही है। तो आज शुरू करते हैं। पहला क्या? डिक्टेटरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय फोर्स। सिंपल सी बात है, कहते हैं डिक्टेटरशिप का जो लीडर है ना, वो इलेक्शन से नहीं आता भाई, वो अपनी ताकत से आता है, फोर्स से आता है। चाहे वो मनी पावर हो, चाहे मिलिट्री पावर हो, अपनी फोर्स से आता है। इलीगल मीन्स से वो आएगा, वो लीगल मैनर में नहीं आएगा कि प्रॉपर इलेक्शन होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये इसकी कमी है। दूसरा, आर्बिट्रेरी रूल होता है डिक्टेटर का भी। सिंपल सी बात है, आर्बिट्रेरी रूल का मतलब भी वहां पे ना रूल ऑफ लॉ होता है, जो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो यानी कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखी हुई बातें उसको सभी लोग फॉलो करते हैं और सभी लोगों को इक्वल राइट होता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ अथॉरिटी, सब कुछ कौन होता है? वो एक डिक्टेटर या कुछ एक जो लोग है वो ही होंगे। तो इसीलिए क्या होगा, वहां पे जो रूल होगा वो आर्बिट्रेरी होगा। मतलब पक्षपात हो सकता है, धोखाधड़ी पूर्ण हो सकता है, ठीक है। वो किसी बंदे के लिए ध्यान नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यार मोरालिटी क्या कहती है या लॉ क्या कहता है, ऐसा कुछ भी ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यहां पे जो डिक्टेटर की विल होगी, जो इच्छा होगी, वही लॉ होगा। और इरिस्पॉन्सिबल रूल है, ये सबसे बड़ी कमी है भाई इसकी। इसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता ये। इसको अगर लग गया ना कि भाई अपने को ये रूल लागू करना है तो वो करेगा। जैसे नॉर्थ कोरिया का है ना वो किम जोंग बाबा, खतरनाक है वो। उसको अगर मन में आ गया कि भाई कंट्री को, मेरे घर में ये डेथ हुई है तो कंट्री के लोगों को पाबंदी लगानी है हंसने के ऊपर, तो वो लगा देगा। उसको जो मन में आ गया वो कर देगा। उसने कह दिया ना इतना इंटरनेट चलना चाहिए, यहाँ इंटरनेट नहीं चलना चाहिए, उसने कह दिया ऐसी कटिंग करवानी तो वैसी करवानी ही पड़ेगी। तो यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा। वो उसका कोई मतलब नहीं है कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। वहाँ पे वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती लोगों की एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए, उनके गोल्स को पूरा करने के लिए, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। आगे है टोटली अपोज टू डेमोक्रेसी। भाई ये तो इसका सबसे बड़ा फीचर्स है कि एकदम डेमोक्रेसी के खिलाफ होती है। कोई इलेक्शन नहीं होता यहाँ पे, कोई यहाँ पे रूल ऑफ द पीपल नहीं होता, कोई यहाँ पे रूल ऑफ द लॉ नहीं होता। यहाँ पे अथॉरिटी वगैरह सब कुछ कौन होती है? सिर्फ और सिर्फ क्या डिक्टेटर के पास होगी। चाहे वो एक व्यक्ति हो या कुछ एक व्यक्ति हो, 2 4 7 8 जो भी है ना। इसके अलावा लिटिल और नो इंपॉर्टेंस टू पीपल्स राइट एंड फ्रीडम। भाई सिंपल सी बात है, लिटिल तो क्या, नो इंपॉर्टेंस ही मानो कि वहां पे कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं होते। जैसे हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट है कि वो हमारी गवर्नमेंट हमसे वायलेट नहीं कर सकती। अगर वायलेट होते हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, फिर कोर्ट हमारे फेवर में डिसीजन देगा, क्योंकि कोर्ट हमारा गार्जियन का काम करता है। किसमें? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन ऐसा वहां पे नहीं होता डिक्टेटरशिप के अंदर।
यानी कि यहाँ पे कोई भी अटेंशन ध्यान एम्फेसिस नहीं दिया जाता लोगों की किसके ऊपर, राइट के ऊपर। सिर्फ उनको ड्यूटी बताई जाती है कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, हमें ओबे करना है, यानी कि जो हमने रूल निकाला है उसको आपको ओबे करना है, खाली सिर्फ इतनी है। और उनके पास कोई फ्रीडम नहीं होती, जैसे हमारे पास फ्रीडम होती है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है हमारे पास, हम किसी भी धर्म को चूज कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया में चाहे वहां जाके रह सकते हैं, जो बिजनेस करना चाहिए वो बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, ये सारी चीजें होनी लीगल चाहिए ना, लेकिन ऐसा वहां पे नहीं है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल पावर इन द हैंड ऑफ द रूलर, ये इसका फीचर्स में भी लिख सकते हो और डिसएडवांटेज में भी लिख सकते हो। ये इसका फीचर भी एक भी, सारी पावर सेंट्रलाइज होती है, मतलब एक व्यक्ति के हाथ में होती है सारी पावर, या कुछ व्यक्तियों के हाथ में होती है। जबकि डेमोक्रेसी में पावर क्या होती है, डिसेंट्रलाइज होती है, पावर बंटी होती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कुछ स्टेट के पास, कुछ डिस्ट्रिक्ट के पास, फिर लोकल गवर्नमेंट जो आती है, पंचायत वगैरह आती है, उनके बीच में बंटी होती है ना, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है अच्छे से। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, पावर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक पर्टिकुलर बंदे के हाथ में या कुछ एक लोगों के हाथ में होती है। वहां पे अल्टीमेट अथॉरिटी है वो सिर्फ डिक्टेटर के पास में होती है। कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन या कोई अदर इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं होता जो पावर को एक्सरसाइज करे। ठीक है, तो आई होप ये सारी अपनों ने इसकी कमियां भी पढ़ ली और इसकी एडवांटेज और इसकी फीचर्स भी पढ़ लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत रहे, कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और दिल से क्षमा चाहता हूं अगर मेरे से पढ़ाने में कोई त्रुटि रही हो। मिलते एक नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।